हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित टिमनी क्लासेस में। तो हमारा जो कोर्स चल रहा है इकोनॉमिक्स बीए बीकॉम थर्ड ईयर, अब तक हम 6 चैप्टर इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर अप करना है। तो चैप्टर का नाम है हरित क्रांति। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन कैसे बन के आता है पेपर में। तो क्वेश्चन जो है वो सीधा बन के आता है कि हरित क्रांति क्या है और हरित क्रांति के प्रभाव क्या हैं ये बताइए, या फिर हरित क्रांति के आर्थिक प्रभाव, या फिर दूसरा क्वेश्चन बन के आता है कि हरित क्रांति की सीमाएं व चुनौतियां क्या थी, या हरित क्रांति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो हम इन्हीं क्वेश्चन के बेस पे पूरे चैप्टर को कवर अप करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में मैंने उतना इनफ करवाया है जितना कि क्वेश्चन में पूछे जाने के एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इस चैप्टर में उतना कवर अप होने वाला है पूरा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर के नाम से हरित क्रांति। तो क्रांति का अर्थ सबसे पहले आप समझते हैं कि क्रांति का अर्थ होता है किसी चीज़ में तेज़ी से बदलाव, तेज़ी से बदलाव, यानी कि पहले की जो स्थिति है उसमें तेज़ी से बदलाव करके बेहतर स्थिति को लाना, हम उसे क्रांति कहते हैं। तो हरित क्रांति, हरित का अर्थ है हरा, हरा मतलब जो खेती है। तो हरित क्रांति इसका नाम है हरित क्रांति। जो अगर हम इसका सन देखें, यानी कि कब ये स्टार्ट की गई, इसकी शुरुआत की गई, तो 66-67 या 67-68 के आसपास इसकी शुरुआत की गई, जिसके कह सकते हैं हम इसके एक तरीके से पूरी प्लानिंग करने वाले व्यक्ति का नाम था MS स्वामीनाथन। ठीक है, क्या नाम था? MS स्वामीनाथन। सन 1966-67 के आसपास इसको स्टार्ट किया गया था। तो सबसे पहले समझे हरित क्रांति क्या है। डेफिनेशन: हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। यानी हरित क्रांति क्या था? किसका? कृषि आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब होता है कृषि को एक तरीके से मॉडर्न टाइप में लाना, कृषि में बेहतर तरीके से उत्पादन को बढ़ाना। इसका एक सरकारी कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य अधिक उत्पादकता वाले बीजों के साथ कीटनाशकों, खादों तथा किसानों के लिए अन्य निवेशों के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिसका अंतिम लक्ष्य क्या था? उत्पादन बढ़ाना। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। हरित क्रांति क्या थी? कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य अधिक उत्पादकता वाले बीजों के साथ कीटनाशकों, खादों तथा किसानों के लिए अन्य निवेशों के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराना था। और उसका अंतिम लक्ष्य था इन सब चीज़ों को अप्लाई करके लास्ट में जो मेन गोल क्या था? उत्पादन को बढ़ाना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की क्यों गई? क्योंकि अगर हम बात करें जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय भारत की जो स्थिति थी वो खाद्यान्न के क्षेत्र में, यानी कि खाने के क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यानी कि अगर आप अब के समय को और उस समय को कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा स्थिति जो थी निम्न थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई स्थिति थी। भारत को अन्य देशों से खाद्यान्न का जो है अपने देश में मंगवाना पड़ता था। भारत इतना इनफ नहीं कर पाता था कि पूरे देशवासियों को खिला सके। तो उस समय से चलते चलते 1967-68 के आसपास जब एक नई प्लानिंग की गई, आगे हम पंचवर्षीय योजनाओं में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उससे ही शुरू हो गई थी कृषि में बदलाव करने, परंतु जब ये जो मेन चेंजेस जो आए वो हरित क्रांति के हरित क्रांति लाने पर आए। तो हरित क्रांति कार्यक्रम, आगे हम पढ़ते हैं। हरित क्रांति कार्यक्रम केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया गया था जहां सिंचाई का समुचित प्रबंध था। ऐसा क्यों था? क्योंकि हरित क्रांति का अर्थ है, हरित क्रांति हम जान चुके हैं क्या, कि ऐसे बीजों का उपयोग करना जो ज़्यादा उत्पादकता प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा उत्पादन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ऐसे बीज उन्हीं जगह पर ज़्यादा काम सही अच्छी प्रकार से काम करेंगे जहाँ पर कि सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। और भारत, आप जानते हैं उस समय की स्थिति को अगर हम देखें, तब की स्थिति को हम देखें तो उस समय भारत के पास टेक्नोलॉजी या फिर अभी के कंपैरिजन में इतनी अच्छी नहीं थी और सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे, जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों में हरित क्रांति को लागू करना आसान नहीं था। तो मेनली उन्हीं क्षेत्रों में इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया जहाँ पर सिंचाई के
साधन उपलब्ध थे, क्योंकि नए बीजों तथा कृषि पद्धति के लिए अधिक जल की आवश्यकता थी। ठीक है, नए बीजों का मतलब है HYV बीज। HYV बीज एक तरीके से एक हाइब्रिड बीज होते हैं जो कि तैयार किए जाते हैं साइंटिफिक तरीके से, जिनका मेन लक्ष्य होता है उत्पादन को बढ़ाना। उत्पादन क्यों बढ़ाना? क्योंकि देश में जितनी जनता है उनको खिलाने के लिए। ठीक है, तो नए बीजों तथा कृषि पद्धति के लिए अधिक जल की आवश्यकता थी। कृषि पद्धति मतलब एक तरीके से पूरी जो चेंज आए थे उसमें, और बीजों को और कीटनाशकों इन सभी को मैनेज करने के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत थी, अधिक जल की आवश्यकता थी। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से गेहूं तथा चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों तक ही सीमित था। ठीक है, तो ये एक तरीके से इसकी लिमिटेशन भी बन जाती है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसको पूरी डिटेल में, कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से यानी कि हरित क्रांति जो थी वो मेनली जो गेहूं और चावल इन तक कह सकते हैं कि हम सीमित रह गया, क्योंकि मेनली इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया। तो ये था हरित क्रांति क्या है। ठीक है, हरित क्रांति की डेफिनेशन की क्या है, मेनली इसका फोकस था उत्पादन बढ़ाने पर। उत्पादन बढ़ाने पर क्यों? क्योंकि देश की जो जनसंख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है और उस समय भी बढ़ रही थी, तो देश की जनसंख्या को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन होना चाहिए। तो उसके लिए कृषि, हम सभी जानते हैं कि भारत क्या है, कृषि प्रधान राष्ट्र है। कृषि प्रधान मतलब भारत में अभी भी जो लोग हैं वो कृषि पर ही निर्भर हैं, अपने व्यवसाय के लिए, अपने जीवन यापन के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए। तो इन सभी कृषि को बेहतर बनाना भारत का हमेशा से एक लक्ष्य रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हरित क्रांति के प्रभाव। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हरित क्रांति के प्रभाव। इसको हम 3 पार्टों में बढ़ रहे हैं। पहला क्या है? आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव मतलब इससे जो लोगों की इनकम है, लोगों की जो आय है वो कैसे चेंज हुई, या फिर देश की इनकम है वो कैसे चेंज हुई। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा हरित क्रांति का? कृषि उत्पादन में वृद्धि। पहला पॉइंट क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से कृषि उत्पादन में देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है सीधे, डायरेक्टली। तो हरित क्रांति का प्रभाव डायरेक्टली कहाँ देखने को मिलता है? कृषि उत्पादन में, यानी कृषि उत्पादन बढ़ा है। कैसे? उसके आंकड़े हैं कुछ। कृषि उत्पादन सूचकांक जो कि 1970-71 में 85.9 था। ठीक है, कितना कब? 1970-71 में 85.9 था, वो 2005-06 में 189.3 हो गया। ठीक है, आपको आंकड़े एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आप लगभग लगा सकते हैं इसमें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 85 से सीधा 189 पे पहुँच गया, यानी कि दुगनी से ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, साफ तौर पर आंकड़े दिखा रहे हैं। गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, जैसा हमने पहले पढ़ा पिछली लाइन में कि गेहूं और चावल तक ही मेनली इसका फोकस था, तो अधिक वृद्धि कहाँ पर देखने को मिली? गेहूं और चावल के उत्पादन में। वर्ष 1970-71 में 23 मिलियन टन था। किसका उत्पादन? गेहूं का। ठीक है, गेहूं का उत्पादन वर्ष 1970-71 में कितना था? 23 मिलियन टन था, और 2002 में बढ़कर कितना हो गया? 69.5 मिलियन टन। तो यहाँ पर 3 गुना वृद्धि हुई है इसमें टोटल, आप देख सकते हैं इन वर्षों के गैप में। तो यानी कि हरित क्रांति का प्रभाव साफ तौर पर दिख रहा है, कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई उत्पादन में। चावल के उत्पादन में भी तीव्र वृद्धि हुई। मोटे अनाज के उत्पादन की वार्षिक दर 0.8% रही, यानी कि 0.8% की दर से बढ़ी है। ठीक है, मोटे अनाज का अर्थ समझते होंगे क्या? जैसे मक्का हो गया, जिसके मोटे दाने होते हैं। ठीक है, जबकि दालों के संबंध में यह केवल 0.6% रही। दालों के संबंध में हरित क्रांति ज़्यादा प्रभावी नहीं रही, लेकिन फिर भी जो पहले की अपेक्षा में कुछ वृद्धि उसमें हुई है। ज्वार, तिलहन, दालों, कपास और गन्ने के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था किससे रिलेटेड? हरित क्रांति का प्रभाव किस क्षेत्र में? आर्थिक प्रभाव। ठीक है, कृषि उत्पादन में वृद्धि। दूसरा है कृषि उत्पादकता में वृद्धि। पहले हमने पढ़ा कृषि उत्पादन में वृद्धि, और यहाँ पर है कृषि उत्पादकता में वृद्धि। तो इस चीज़ को हम एक बार क्लियर कर लें कि उत्पादन और उत्पादकता में क्या डिफरेंस है। उत्पादन का मतलब है ओवरऑल जितना प्रोडक्शन हुआ है, ओवरऑल जितना उत्पादन हुआ है, कितनी चीज़ें पूरी
उत्पादित हुई है। उत्पादकता मतलब होता है एक सीमित क्षेत्र, यानी कि मान लीजिए कोई सी भी यूनिट हो सकती है, वो 1 हेक्टेयर के अंदर जितना पहले उत्पादन हो रहा था फसलों का, अब उससे ज़्यादा नई, यानी कि नई पद्धति का उपयोग करके अब उससे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है एक लिमिटेड ज़मीन के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे उत्पादकता। और उत्पादन यानी कि ओवरऑल कितना प्रोडक्शन हुआ है, उत्पादकता मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, कि एक निश्चित क्षेत्र के अंदर, निश्चित भूमि के अंदर कितना पहले की तुलना में अब ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादकता बढ़ी है। तो यानी कि हरित क्रांति का दूसरा प्रभाव कृषि उत्पादकता में वृद्धि। कृषि उत्पादकता सूचकांक जो कि 1970-71 में कितना था, 92.6 था, 2005-06 में बढ़कर 159.7 हो गया। तो कृषि उत्पादकता सूचकांक एक इंडेक्स होता है जिसके बेसिस पे देखा जाता है कि कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है। ठीक है, तो 92.6 कब था, 1970 से 71 में, और 2005-06 में ये कितना हो गया, 159.7। सभी फसलों में हरित क्रांति का प्रभाव खाद्य फसलों पर सर्वाधिक रहा। यानी कि फसलें बहुत तरह की होती है, उसमें से दो जो मेनली होती है कौन कौन सी होती है, एक तो खाद्य फसल, दूसरी होती है नकदी फसल। तो खाद्य फसल और नकदी फसल का डिफरेंस ये होता है सिंपल सा, खाद्य फसलें जो खाने के उपयोग में, यानी कि डायरेक्टली कंज्यूम खाने के लिए उपयोग की जाती है, नकदी फसलें जिनका खाने के अलावा, जैसे कपास, नील, जो कि मेनली पैसे कमाने के लिए, बाकी अन्य चीज़ों के लिए उपयोग में लाई जाती है, उत्पादन किया जाता है जिनका। तो खाद्य फसलों की वृद्धि सर्वाधिक रही। खाद्यान्नों की उत्पादकता का सूचकांक 2005-06 में 161.4 है, जबकि गैर खाद्यान्न फसलों का उत्पादकता सूचकांक केवल 136.2 है। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि किसका ज़्यादा वृद्धि हुई है, खाद्यान्न फसलों की, किसके कंपैरिजन में, गैर खाद्यान्न मतलब बाकी की फसलें जो खाने के लिए नहीं बल्कि अन्य चीज़ों के लिए। 1980-81 के बाद से उत्पादकता में वृद्धि की दर कम होती जा रही है तथा हरित क्रांति के प्रभाव कम हो रहे हैं। यानी कि 1981 के बाद देखें तो उत्पादकता में वृद्धि दर कम, वृद्धि अभी भी हो रही है, परंतु जितनी स्पीड से पहले हो रही थी 1981-81 तक, अब उतनी स्पीड से नहीं हो रही है, तो कम होती जा रही है तथा हरित क्रांति के प्रभाव कम हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इस पार्ट में अभी इतना ही करेंगे। अभी हमने पढ़ा हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, जिसके अंदर हमने 2 पॉइंट पढ़े, कृषि उत्पादन में वृद्धि और कृषि उत्पादकता में वृद्धि। आगे हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।